हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं हूं एसएन वाइस और मैं लेकर आया हूं अब नीट और जेई 2026 के लिए ये वन शॉट लेक्चर जो इनिशियली 11th के पोर्शन को कवर करेगा और इसको हम कई स्लॉट में लेक्चर को अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे एसएन राय सर 14। यह है अपना यूट्यूब चैनल, इसी पर अपलोड होगा और ये स्लॉट में रहेगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना, पूरा 11th कवर हो जाएगा इसमें। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही इसमें लिया गया है जेई मेंस के सिलेक्टेड, जो पुराने क्वेश्चंस है और अच्छे खासे जिनके आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी और हाईएस्ट परसेंटाइल आने की भी होगी पॉसिबिलिटी। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो 2019 का है ये, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें म्यू की वैल्यू दिया हुआ है 0.6 और एक ब्लॉक दिया हुआ है अपने को यहाँ पे। अब देखिए 10 kg का ब्लॉक है, इसमें पूछा गया है कि कितना मिनिमम फोर्स लगाएं ताकि ये ब्लॉक ना चले, डाउन द स्लाइड में करे। तो ये लिखा हुआ है इसमें। अब देखिए इसमें होता क्या मतलब है, मिनिमम फोर्स लगाने का मकसद क्या होता है। इसका वीडियो बनाइए पहले। मान लीजिए इसका मास m है, mg लगेगा, mg कॉस थीटा यहाँ पे होगा, ठीक। इधर हो जाएगा mg का साइन कंपोनेंट, mg साइन थीटा होगा। यहाँ हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg कॉस थीटा के बराबर कर देंगे। अब देखिए mg साइन थीटा और 3 न्यूटन ये दोनों मिलकर इसे ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ। अब क्या होगा, इसे बचाने के लिए फ्रिक्शन आएगा पहली बात। तो फ्रिक्शन कैपेबल नहीं होगा, इसीलिए स्लाइड कर रहा है, इसीलिए ये फ्रिक्शन कह रहा है भैया हमको सपोर्ट कर दो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सपोर्ट करना। हम पूरी ताकत लगा देंगे लेकिन तुम हमको थोड़ा सा सपोर्ट करना ताकि इसको बचा ले नीचे स्लाइड होने से भाई। इसीलिए मिनिमम फोर्स के बारे में बात करनी है। मिनिमम के केस में यहाँ लिमिटिंग लगेगा ऊपर की ओर, इसका साथ ही होगा, यानी दोनों बैलेंस कर देंगे। तो सीधा से इक्वेशन लिखो भाई, एक रहा mg साइन थीटा और 3 न्यूटन का फोर्स एक साथ कर देंगे। m की वैल्यू रखना है रख लो आप, mg साइन 45 डिग्री, ठीक। और इधर है जो हमें निकालना है मिनिमम फोर्स सपोर्ट और प्लस म्यू दिया हुआ है mg cos थीटा, ये रहा cos 45 डिग्री। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और इसे सॉल्व करने के बाद आएगा 31.8 न्यूटन, ये लगभग 32 न्यूटन आंसर आएगा। ये रहा पहला आंसर, ये रहा फर्स्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है, ये लग रहा है ऐसे ही मेरे द्वारा दिया गया क्वेश्चन लग रहा है, इसमें पहले ही सॉल्व किया हुआ है, बहुत ही फंडामेंटल। लेकिन है क्या क्वेश्चन, बेसिकली एक थीटा एंगल पे इंक्लाइन प्लेन है भाई, ठीक है। इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, ये है इस पे रेस्ट में, ठीक है, रेस्ट में है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और ये रफ सरफेस है भाई, ये रफ सरफेस है, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा क्या है कि बेसिकली कह रहा है कि इसमें ये बताइए कि कितने नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं एक्सटर्नल ब्लॉक के ऊपर। तो एक तो रहेगा mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक इंक्लाइन प्लेन जो कांटेक्ट फोर्स के नाम से जाना जाता है, दूसरा ये होगा। तो टोटल फोर्सेस संख्या होगी दो फोर्सेस एक्सटर्नल लगेगा। ये ना कहना कि फ्रिक्शन लग रहा है और एक नॉर्मल लग रहा है तो ये जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, ऐसे जोड़ने लगे तो mg sin थीटा mg cos थीटा लगेंगे जोड़ने। एक्सटर्नल फोर्सेस जितने एक्सटर्नल एजेंट होते हैं उतने ही होते हैं भाई, ये बेसिक है, बेसिक। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑन द ब्लॉक। तो अब देखिए सीधा सा न्यूटन लॉ का बेसिक लगा दो। ब्लॉक रेस्ट में है, ठीक, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नेट फोर्स 0 होगा, एसिलेशन 0 है। तो ये बताओ एक फोर्स mg लगा तो दूसरा उल्टा इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो दूसरा ब्लॉक पे लगेगा कांटेक्ट फोर्स इंक्लाइन प्लेन के द्वारा, इसलिए आंसर हो जाएगा mg। तो ये ऐसा ही रिफ्रेश करने के लिए एक क्वेश्चन था बीच में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या है भाई, ये तो वेक्टर टाइप का लग रहा है। दो फोर्सेस है पी एंड क्यू, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इनका रिजल्टेंट है मान लो ये आर है, तो आर है तो आर का स्क्वायर है, तो इनका एक
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट हटा दिया भैया स्क्वायर करके, टेंशन ना लो। 2ab cos थीटा इनके बीच का एंगल है कि इक्वेशन बनाया। कहा कि दूसरा वाला क्यू वाले को डबल कर दिया तो 3f की जगह 6f कर देंगे तो करेक्ट रिजल्टेंट भी डबल हो गया का, ठीक। ये कैलकुलेटिव है भैया, इसमें कोई डिस्टर्बेंस ना किए हो, तो ये हो गया 6f। और सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। 6f cos थीटा, तो कह रहा कि cos थीटा सॉल्व करो, ठीक है। आर स्क्वायर उठा के यहां रख देंगे। ये जो है थोड़ा सा सॉल्व तो करके बता ही दे रहे हैं। 4r स्क्वायर और ये 4f स्क्वायर, आपको मतलब एहसास हो जाएगा कि हाँ ये बन जाएगा लग रहा है। 2 2 जा 4, 24f स्क्वायर cos थीटा। अब यहां से आर स्क्वायर ले आके यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है। यही है कहानी। तो ये cos थीटा की वैल्यू बेसिकली -12 आ जाएगी। आपका सॉल्यूशन अपने से बनाना पड़ेगा थोड़ा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के लिए, इसीलिए ये थीटा आएगा 120 डिग्री एंगल आंसर। ये रहा आंसर इसमें। तो ये कुछ क्वेश्चन था तो जेई का ही 2019 का, बट अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, अट्रैक्टिव फोर्स है बेसिकली, ठीक है। और क्या मतलब नहीं, ये टोटल एनर्जी बताना है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी उठा के जोड़ देंगे, यानी हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे हैं। अब देखिए फोर्स निकाल लीजिए। अब पहले आप फोर्स आएगा -du/dr, तो ये फोर्स आएगा, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे पहले तो -k/2, तो भैया कांस्टेंट है। r की पावर -2 का डिफरेंशिएशन -2 ये बगल में आया, r की पावर -2 -1, तो r की पावर 3 नीचे आया और ये लगा हुआ है। अब देखिए निगेटिव फोर्स का मतलब ये दो कट गया, ये होता है अट्रैक्टिव फोर्स। तो बेसिकली ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा, तो k इसी यही निगेटिव साइन का इंडिकेशन यही है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यूब है, ये ध्यान रखना भैया, एक कट गया है तो दो लिख दिया यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ mv² की वैल्यू यहां से उठा लियो, तो k/r²। अब ऐसे भी जानते हो, मान लो आप गलती कर दिए ना, कभी कभी वो माइनस में आ गया तो शंका में आ गए कि यार काइनेटिक एनर्जी माइनस आ गया, ऐसे करें माइनस हो ही नहीं सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी ये प्लस में आया और पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, दोनों देख रहे होगे कि इक्वल एंड अपोजिट दिख रहा है। तो टोटल एनर्जी निकालने जाओगे तो दोनों जोड़ोगे तो भैया ये तो हो गया 0, आंसर 0। यह है जेई मेन का 2018 का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। जेई मेन के जो पुराने क्वेश्चन है 2021-22 से पहले और वहां तक के, वो शानदार है, उन्हीं की प्रोबेबिलिटी है हाईएस्ट रिपीटेशन की, या सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस, कुछ एक्सप्रेशन चेंज हो जाए भैया। अगले क्वेश्चन पे आइए जाते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन है, रटापटा, ये तो हमें भी आता है यार, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिए हैं सर। यूनिफॉर्म केबल ऑफ मास एंड लेंथ इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट 1/n पार्ट्स इज हैंगिंग बिलो द एज ऑफ द सरफेस। टू लिफ्ट हैंगिंग पार्ट ऑफ, खींचना है स्लोली, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट को उतना ही करना पड़ेगा जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे जस्ट। अब क्या है इसका तो फॉर्मूला ऐसे हमारे समझ से तो याद होना चाहिए, mgl/2n² इज द शॉर्टकट। तो इसमें क्यों याद होना चाहिए, n क्या है, जिसे कह देगा कि आधा लेंथ हैंग कर रहा है, तो l/n 1/nth, मतलब l का nवां हिस्सा l/n, आधा, तो n की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 दूना 8, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कहेगा चौथा हिस्सा, तो 1/4 है कहेगा, तो n की जगह 4, 4 के स्क्वायर 16 × 32, ये सब आए हुए क्वेश्चन का नाम ले रहे हैं हम, ठीक है। 3 थर्ड 1/3 हैंग हो रहा है, n की जगह 3 का स्क्वायर 9 × 2 18, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी ले लो, 4 ले लो, ठीक है, 5 ले लो, 1/5, 5 के स्क्वायर 25 × 2, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। बट ये बेसिकली बना कैसे होगा, तो आप देखो सिंपल, देखो बात समझ के देखो। तो कह रहा है कि पहले हैंग हो रहा था, तो
चेन का कुछ हिस्सा हैंग हो रहा था, थोड़ा बेसिफाई कर ही लेते हैं। ठीक है, आप कोई भी पोर्शन लेके देख लो, L/N हिस्सा है, ठीक है, L लेंथ चेन का ले लिया हमने, स्मॉल L कैपिटल L वो बराबर कर लेंगे भैया बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि बाकी हिस्सा इसके ऊपर है 2/3, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम क्या करेंगे, यही पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल वाली एज्यूम कर लेंगे, रेफरेंस लेवल ले लिए। इससे क्या होगा, इतने हिस्से का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। अब रही बात इनिशियल कंडीशन में इसी की पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी होगी, तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास पे इसका मास मान लेंगे। तो टोटल मास मान लो पूरे चेन का m था, तो m मान लो आधा होता तो आधा मास होता, तो m/n मास होता, यही मान लेंगे। तो ये सेंटर मास आधे पे रहेगा, ये दूरी आधी है, ये हो जाएगा L/2n। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस में, -mg और h के नाम पे L/2n। तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आएगी -mgl/2n²। अब देखो जब पूरा चेन खींच कर दोगे टेबल पे, तो पोटेंशियल एनर्जी कुल गायब। तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी भैया हो गया जीरो। तो वर्क डन निकालना है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 माइनस mg। अब ओरिजिनल वाला ले लिया L, ठीक है, यही होशियारी होती है, देख लो। ये ऐसा नहीं है कि बनाने में बहुत बड़ी मतलब की मुसीबत थी, आप इजीली बना सकते हो, मस्ती से एकदम बनाना है क्वेश्चन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, हरी राम, तो ये तो बहुत डेंजरस क्वेश्चन है भैया, ये तो एडवांस कहा, 2013 एडवांस है दद्दा। तो वर्क डन आने पार्टिकुलर मास सेम फोर्स, ये कपकपी हो रही है, x/x² प्लस y² पावर 3/2 y कैप प्लस y/x² प्लस y² पावर 3/2 j कैप के इज बीइंग कांस्टेंट प्रोबेबल डायमेंशन टेकन फ्रॉम पॉइंट A0 से 0, A along सर्कुलर पाथ। अच्छा सर्कल पे जा रहे हो का, तो सर्कल पे जाने के लिए बात कर रहा है कुछ यार, ये तो देखो भैया इसमें क्या करते हैं, तो कह रहा है कि आप ले चलो ए रेडियस का सर्कल है यार। अब ये कह रहा है कि चलो इसी को मान लो ओरिजिन, कह भी रहा है कुछ ऐसा ही, तो कह रहा है कि ले जा रहे हो ना ए रेडियस में, तो कह रहा है कि ऐसा करो, इसका आप देख लो ध्यान से फोर्स के हिसाब किताब। मान लो कि यहाँ पे चले गए ना, यहाँ पे, और यहाँ पे इसका पोजीशन का वेक्टर लिख लो आप। जैसे मान लो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता भैया, तो पोजीशन वेक्टर का लिखते हम xi कैप प्लस वाई जे कैप। अब ध्यान से देखो जरा फोर्स के एक्सप्रेशन में भैया, फोर्स का जो बड़ा एक्सप्रेशन रखा है के, तो बाहर ये है, ये जो अंदर वाला है ना नीचे वाला पोर्शन, इसको कर दो बाहर, और अंदर में का ऊपर बेचा xi कैप प्लस वाई जे कैप। करिए रे, ये तो रेडियल जो वेक्टर है वो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स दिखा रहा है, यानी यूनिट वेक्टर इधर ही है रेडियल, यानी फोर्स जो है दिस इज रेडियल फोर्स। रेडियल फोर्स है भैया, जब सर्कुलर पाथ पे किसी को ले जाओगे तो वर्क कहाँ करेगा, सर्कुलर मोशन में रेडियल सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ कभी वर्क नहीं करता है, अगर करता है तो टेंजेंशियल फोर्स ही कर सकता है, अदरवाइज कोई ये तो न करने वाला है। तो आंसर हो गया जीरो। कहने के लिए तो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन ये बोल दिया। अब देखिए इसमें क्या है कि जेई की खासियत को समझो, बेसिक को पकड़ो, अब बेसिक को बनाओ, जेई नीट मेंस में कोई अब अंतर नहीं है, नीट हो जेई मेंस हो। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। टाइम डिपेंडेंट फोर्स है 60 एक्स ऑन ए पार्टिकल, मास दिया हुआ है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है भैया। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपके पास मल्टीपल मेथड है, लेकिन सबसे बेस्ट यही होता है। वर्क डन पूछा है पहले 1 सेकेंड में, तो आप 1 सेकेंड में
चेंज इन काइनेटिक, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया है 0 और फाइनल काइनेटिक निकाल दो, वही आंसर बनेगा वर्क डन का। तो मतलब वर्क डन का आंसर वही बनेगा जो हाफ mv² या आपकी इच्छा के अनुसार p²/2m, जो आप लगाना है लगा दो, यही आंसर होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको कैसे निकालते हैं? तो देखो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है न्यूटन्स लॉ में, इंटीग्रेशन f dt, f का 6 बाहर t dt अंदर, 0 से लेकर 1 सेकेंड के लिए इंटीग्रेशन t²/2। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया और ये 0 से 1 तो 1 ही हो गया, ये आ गया है भैया 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यूनिट है लीनियर मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी ही वर्क डन आएगा, हमने पहले ही कहा था। तो मोमेंटम आ गया 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास का 1 kg, ये आ गया है 9/2 जूल। तो 9/2 जूल मतलब कि 4.5 जूल इज द करेक्ट आंसर है भैया। अगला क्वेश्चन पे अयो, इसमें तो सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला यूज होता है, कुछ भी कहानी सुना दो, इधर जे कैप है दिया है, इधर जे कैप है, इधर आई कैप है, 4 मासेज है, रेस्पेक्टिव मासेज दिया है, कुछ भी लिख दो यार। एक्सीलरेशन वेक्टर में लिखा है तो और आसान होता है यार। सेंटर मास के एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस m3 a3 वेक्टर प्लस m4 f4 वेक्टर अपॉन टोटल मास इन मोशन का आप लाइन लगा दो। यहां शुरू करते हैं भाई, m का मास, m डायरेक्शन, इसका एक्सीलरेशन इंडिविजुअल किधर है माइनस आई कैप में, तो a माइनस आई कैप लगा दो, और 2m मास है b का, तो b का एक्सीलरेशन जे कैप में है, अब प्लस 3m मास से इसका डायरेक्शन आई कैप में है, यही लिख दो यार। 4m नीचे है, 4m नीचे है ए में और माइनस जे कैप में, अपान टोटल मास जोड़ो भैया, 4 + 3 7 to 9 + 1 10m, m तो ऐसे ही भी कैंसिल था, इसको आप हिसाब किताब इसका जोड़ लो भैया। तो नीचे हो गया है 10, ऊपर कौन कौन बचा था देखो, ये है आई कैप वालों एक साथ करते हैं, 3 आई कैप और एक आई माइनस आई कैप है, तो कितना हुआ 3a माइनस a, 2a माइनस आई कैप हुआ, और जे कैप को एक साथ करते हैं 2a है, और यहाँ पे 4a है माइनस में, तो 2 माइनस 4 माइनस 2a जे कैप, 2 को कॉमन लेके इससे उड़ा सकते हो, तो आ जाएगा बेसिकली a/5 अब माइनस आई कैप और माइनस जे कैप। ठीक है, तो यहां तो आंसर इसमें देखो कि क्या सही है कि नहीं सही है, यहां तो यही आया अपने को। तो एक्सीलरेशन देखो, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस होता है, ए में माइनस आई कैप में, और जो 2a है ना वो प्लस से जे कैप में था यहाँ पे, और ये 3i कैप में है, 3a मास वाला, 4m वाला a है वो माइनस जे में। तो आई कैप में देखो, आई कैप में 3 - 2 ये हुआ ना, तो यहीं पे हमने ये माइनस कैप जो चिपका दिया है ना, इसी के चक्कर में गड़बड़ हो रहा था, इसीलिए आंसर यही आएगा। फॉर्मूला तो सही लगाया, ऐसे ही एग्जाम में कोई करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें सावधान रहना इसमें, और कैलकुलेशन की बहुत ही मतलब कि अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हमारी तरह कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन हमसे बेहतर होना चाहिए, और हम आशा करते हैं कि बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि टीचर कम कैलकुलेट करता है, दिमाग से ज्यादा कैलकुलेशन करता है, हाथ को कम चलाता है, इसीलिए कैलकुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑलवेज बेटर देन द कैलकुलेशन ऑफ टीचर। जब टीचर स्टूडेंट रहा होगा तभी ज्यादा रहता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने का ध्यान देना है।
ठीक है, तो कोई बात नहीं है, चलता है अगले क्वेश्चन पे। भाई ये क्या है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ पुराना क्वेश्चन है ये, जेई का ये भी क्वेश्चन है, लेकिन काफी हिट क्वेश्चन रहा है अपने टाइम में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलास्टिक कोलिजन है, पहली बात तो ठीक है दिया हुआ है इलास्टिक कोलिजन में। दूसरा बात है स्मॉल पार्ट इक्वल मासेस है, पहले यही स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि अगर इलास्टिक कोलिजन होता है आइडेंटिकल मासेस है तो उन वेलोसिटीज आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। तो कह रहा है कि ये जब यहां से वेलोसिटी दिया हमने वी और टू भी, ठीक है, तो कह रहा है कि आफ्टर कितने कोलिजन के इलास्टिक कोलिजन के बाद अदर देन ए, मतलब कि जो बाद में ए पे भी कोलाइड करेगा उसको छोड़ देना है भाई। तो देखो इसको ऐसे ओरली बनाना होता है, यहां से चला जैसे मान लो, तो ध्यान से देखो कॉमन सेंस की बात है, इसकी स्पीड डबल है, ये आधा है उसका, तो एंगल टोटल 360 डिग्री चलेंगे जब टकराएंगे तो 360 डिग्री में 1:2 का रेशियो हिसाब है, तो मतलब 120 के 3 टुकड़े, तो एक 240 चलेगा ये वाला, तो 240 चलेगा, यूं ऐसे घूमेगा 240 डिग्री। आप इसको रेडियन में लिख दो कोई दिक्कत नहीं, हम डिग्री में लिख देंगे तो कौन सा मुसीबत आ जाएगा, और ये 120 ही चलेगा। तो धड़ाम धड़ाम एक पहला कोलिजन यहां हुआ, ठीक। अब देखो अब यहां पे वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, यानी v वाला इसको मिल जाएगा और 2b वाला इसको मिल जाएगा था। अब यहां से जब दोबारा चलेगा तो फिर 240 चलेगा, तो फिर 120 240, यहाँ ये वाला चलेगा और फिर इधर से ये वाला चलेगा 120, तो सेकंड कोलिजन विल टेक प्लेस एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। अब इसके बाद फिर से कोलिजन जब होगा तो काउंट कर रहा कि ये पे होगा, तो उसको ना काउंट करो भैया, तो कितने कोलिजन हुए, 2 कोलिजन हुए बस, ठीक है। अब आते हैं बेटा लोग अगला क्वेश्चन पे, ये है कॉन्सेप्चुअल बहुत ही पुराना जेई का क्वेश्चन है, जबरदस्त वाला है। देखो ऐसे क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, बात यहां प्रोबेबिलिटी की है ही नहीं फिलहाल, तो हम बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से ट्राई करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, इजी पेपर आएगा, डिफिकल्ट भी आ सकता है, कुछ भी, सारी प्रोबेबिलिटी, सब चीज की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। कभी भी हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो करा रहे हैं यही आएगा एग्जैक्टली, ये सब कुछ नहीं है, ये सब बकवास चीजें होती है। आप अपने कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करो, कॉन्सेप्ट को समझो, तो जेई और मेन और आईआईटी एडवांस और ये नीट कोई एग्जाम कठिन नहीं होता है भाई, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, बेसिक सही होना चाहिए। देखिए इसमें क्या कर रहा है, 2 पार्टिकल M1 M2 मास को प्रोजेक्ट किया है, V1 V2 वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म है, बोल्ड में किया गया है, T0 पे, T0 पे प्रोजेक्शन हो गया, ठीक, T0 पे कोलाइड करता है। अब कह रहा है कि इनकी वेलोसिटी 2T0 पे चेंज होके V1 वेक्टर V2 डैश वेक्टर है फॉर्म, तो कह रहा है कि अभी स्टिल इन एयर है, तो वैल्यू ऑफ ये जो दिया है ध्यान से देखो आप इसको, मैग्नीट्यूड है पहली बात, तो ये फाइनल मोमेंटम है दोनों का, ये इनिशियल मोमेंटम है दोनों का, पूरे सिस्टम का, ठीक है, ये फाइनल मोमेंटम वेक्टर है, ये इनिशियल मोमेंटम है पूरे सिस्टम के लिए, मोमेंटम का चेंज का मैग्नीट्यूड पूछा है, दैट्स ऑल। अब ये बात करिए जो प्रोजेक्टाइल फायर किया गया दोनों को, तो वहां पे एक्सटर्नल फोर्सेस कितना लगी रहा था, M1G और M2G, तो हमने पढ़ा है कि चेंज इन जो मोमेंटम होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा है, वो जो भी फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो वो एक ही फोर्स होगा इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसे हम निकाल देंगे, तो फोर्स कितना लग रहा है, बस ग्रेविटेशन तो लग रहा है, M1 प्लस M2 दोनों का mg लग रहा है, जोड़ दिया, टाइम इंटरवल। तो अब देखिए चूंकि इनिशियल मोमेंटम जब था ना, जब इनिशियल वेलोसिटी, तो उस समय मोमेंट T0 था, और जो फाइनल चेंज हुआ है वो 2T0 पे हुआ, इसलिए पूरा टाइम इंटरवल का इंक्लूड करते हैं, तो यहां हो जाएगा 2T0, तो M1 प्लस M2 इंटू जी 2T0, यानी दिस वन इज द करेक्ट आंसर। अब बेसिकली बच्चे कभी कभी ये सेकंड वाला लगा देते हैं, तो वो T0 से T2T0 का इंटरवल ले लिए, पता चला नहीं, ये इनिशियल मोमेंटम T0 पर का था, उसका चेंज में फाइनल में पूछा है, इस हिसाब से ये आंसर आएगा। और ये बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, कदम रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है खतरनाक क्वेश्चन।
देखिए ये ईयर देखिए आप 19 का जेई मेंस का, ये जबरदस्त क्वेश्चन, बट एकदम कॉन्सेप्चुअल, लाइन एक लाइन में बनेगा, आधा लाइन में भाई। ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल, इनका डेप्थ है, गहराई ज्यादा है क्वेश्चन का, ठीक है, कॉन्सेप्ट की गहराई को समझो। ऐसे तो बनाने लगे तो बनाते ही रह जाएगा आदमी। इसमें कह रहा है कि ये शेप है, ट्रायंगुलर प्लेट है, और एक सेंटर ये ऑफ ग्रेविटी जो है जी, बोला है क्वेश्चन में कि इस पे देखिए क्या क्या दिया है, मिड पॉइंट ऑफ ये सब दिया हुआ है, एबीसीडी के जो भी है, डी और ये सब मिड पॉइंट है, ये बोल रहा है मतलब कि ये कट आउट करेगा, कट करेगा। तो ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी एंड परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल इज आई नॉट। करेक्ट, पूरे प्लेट का तो आई नॉट था। ओके, तो आप देखो इसके बाद मान लो जी इसका टोटल लेंथ एल है, सपोज कर लो, चूंकि ये मिड पॉइंट है तो ये पोर्शन l/2 हो जाएगा, ये भी l/2 होगा, ये भी l/2 होगा, ये भी l/2 होगा। ध्यान रहे बात। अब ध्यान से इसे देखो, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। अगर इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आई नॉट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप ये बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक तो मास का रूल आएगा, पूरे ट्रायंगल का मास, और एल स्क्वायर जानते हो सब इसी पैटर्न में होता है, एम एल स्क्वायर ही पैटर्न, एम आर स्क्वायर एम एल स्क्वायर, क्या एम एल की पावर 3 थोड़ा जाएगा। कोई कांस्टेंट ले लो, ये हमें पता नहीं है क्या है कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो अब ये देखिए इस ट्रायंगल के 4 टुकड़े समझो, 1 2 बीच वाला 3 और 4। तो अब देखिए ये जो बीच वाला है ना, इसको रिमूव कर रहा है ये, तो जब रिमूव कर रहा है तो कह रहा है कि नए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो जाती है, आई डैश हो जाता है जो भी है, तो वो कितना होगा। तो आप ये देखिए ध्यान से, जो नया वाला होगा ना, जो भी नया वाला होगा इसमें, वो बचे हुए का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम क्या करेंगे ना, इसी का निकालेंगे, ये कटआउट वाले का, तो कटिंग वाले ट्रायंगल का निकालेंगे। तो कह रहा कि वो कांस्टेंट जो आप लिखे थे ना, वो तो वही रहेगा भैया, जो फैक्टर रहा होगा वो क्यों बदलेगा। जैसे मान लो रिंग का, मान लो डिस्क का है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हाफ एम आर स्क्वायर, एम बदलो आर बदलो, जो बदलना है, हाफ कहां बदल दोगे उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। तो ये कांस्टेंट रहेगा, मास की प्रोपोर्शनलिटी है, तो मास देखो 1 2 3 4, 1/4 मास हो जाएगा। और लेंथ, लेंथ आधा हो गया है, तो आधा का स्क्वायर l/2 का स्क्वायर किया जाएगा। तो ये बेसिकली देखो आई नॉट के फॉर्मेट में कितना आ गया, बाई 16 आ गया। तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है ना, उसका ये पूछ रहा है। तो आप आई नॉट में से आई नॉट बाई 16 माइनस कर दो भैया, तो 15 आई नॉट बाई 16। देखो ये सब क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करके ही समझना चाहिए। ये नहीं कर सकता कि भाई इसमें कैलकुलेशन है, नहीं कैलकुलेशन है लेकिन ट्रिक है, इसको ओरली किया जा सकता है। तो जेई का ये क्वेश्चन शानदार इसीलिए है कि ये ओरली बनता है, बेसिकली दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर अपना आ गया ये वाला आंसर, ठीक है। अब आते हैं, बढ़ते हैं अगले कदम की तरफ। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स 1998 का है, इतना पुराना क्वेश्चन भैया। पुराना तो आएगा, जो आज के डेट में हमारा जो प्यारा प्यारा जेनजी जनरेशन है ना, 98 के क्वेश्चन को नहीं बनाता है। क्यों? अरे 25-26 का देने जा रहा है, 25 साल का भी नहीं है, कैसे बनाएगा? कितने साल का पेपर बनाता है भैया? बच्चा कितने साल का पेपर बना लेगा? तो एक रेंज है ना, उसके भी टाइम लिमिट है ना, उसके पास और भी सब्जेक्ट है, ये फिजिक्स ही है सिर्फ कि फिजिक्स को बनाएगा। तो ये कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस ए बी, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर के बारे में बात चल रही, इसका मतलब तो स्क्वायर हमने ऐसे बना दिया। अब स्क्वायर जो बनाया हमने, अब देखिए इसमें करना क्या है, ये कुछ बोल रहा है, इसकी बात पूरी सुनते हैं। About axis AB that passes through its center and parallel to two of its sides CD जो भी है is a line in the plane of the plate that passes through the center of the plate and makes an angle theta with AB। तो मतलब ये कह रहा है कि जैसे ये स्क्वायर है, ये साइड लाइन सब बराबर कर दो, कोई भी मास होगा, मान लो कि एक्सिस है और एक सेंटर ऑफ मास है उसी प्लेन में कोई और एक्सिस है, ठीक है। आप कोई भी मान लो, आप ऐसे भी मान लो, डायगोनल भी मान लो, एंगल थीटा बना रहा है। तो भाई देखो इसमें कहानी क्या है, तो कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट दिस एक्सिस, उसी प्लेन में जो सेंटर ऑफ मास है। तो देखो पहली बात क्या है,
ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, जैसे मान लो ये एक्स, मान लो आप ए भी मान लो, जो भी मान लो, जो कह रहा है वही मान लो, ये एक परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम इसके बराबर होगा। और मान लो ये डायगोनल है D1 और ये एक डायगोनल है D2, तो जानते हो स्क्वायर में ही ऐसा होता है कि दोनों डायगोनल भी क्या होते हैं, 90 पे कट मारते हैं। तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरी, मान लो ये एक्स एक्सिस सपोज कर लो, ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस ये वाला होगा जो सेंटर से जा रहा होगा, तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स प्लस आई के सम के बराबर होगा यहाँ। लेकिन इसको हम इसके भी बराबर लिख सकते हैं, ये जो आई जेड होगा ये आई डी वन प्लस आई डी टू भी लिख सकते हैं। ठीक, कह रहा है क्यों, तो कह रहा है कि क्यों, क्योंकि 90 डिग्री पे कट कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जो आई एक्स और आई वाई है, मतलब एक स्क्वायर को हम ऐसे कट करें ऐसे कट करें तो दोनों टुकड़े आइडेंटिकल आएंगे, इसीलिए ये इसमें जानकारी मिलनी चाहिए कि x और y बराबर होगा। जब x और y बराबर यहाँ लिखोगे तो आई जेड का हाफ हो जाएगा, तो आई डी वन और आई डी टू में भी आइडेंटिकल सिमेट्रिकल फिगर है, तो यहाँ पे भी ये डायगोनल ये डायगोनल ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो आई डी वन और आई डी टू भी सेम है। इस बात से यह सब प्रूव हो गया कि आई एक्स आई वाई उस प्लेन के जितने भी एक्सिस हैं ये सब के सब बराबर होगा, इसलिए इस प्लेन में जो सेंट्रल मास से जो भी एक्सिस जाएगी किसी भी एंगल पे हो, ये थीटा से इंडिपेंडेंट है। तो इसका आंसर शानदार यही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये ऐसा तभी पाया जाता है जब ये सिमेट्रिकल फिगर होता है। ये बात बता दे रहे हैं, रेक्टेंगल में ये बात गलती से भी ना लगाना, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल 90 पे कट कर नहीं करते हैं, इसलिए आई जेड आई डी वन आई डी टू का सम का नहीं होगा बराबर। ठीक है, ये ध्यान रखना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कंपोनेंट वगैरह लेने की बात भी ना सोचना, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक है, तो अगले आते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये पार्टिकल का मास दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और 2019 का है। तो इसमें देखो एक पार्टिकल को हमने इनिशियल वेलोसिटी 5 से यहाँ पे दे दिया है और गिरने दिया, और यहाँ से ये पास करेगा बी पॉइंट पे, इसकी वेलोसिटी कुछ आएगी। आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का चेंज आएगा नेट वर्क डन के बराबर आएगा, ये बोलो। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी होता है, हम ये कह सकते हैं कि ये इनिशियल स्पीड है या फाइनल है, निकालना है ना, तो हमेशा आप ऐसे निकाला करो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h, ये है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ हाइट गिरेगा, इसी को अंडर रूट में कर देंगे हम लोग, तो 25 ये हो गया और 200 ये हो गया, अंडर रूट में 225 भैया कितना होता है, ये हो गया है 15 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है, तो कह रहा है कि जो पॉइंट हमने दिखाया है ना अबाउट ओ, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल दो। अब देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, किसी पॉइंट के अबाउट लीनियर मोमेंटम पार्टिकल का, और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वहां से और लाइन ऑफ मोशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इस समय 10 मीटर और प्लस 10 मीटर 20 मीटर है, तो एम बी आर परपेंडिकुलर फॉर्मूला होता है, एम बी आर परपेंडिकुलर। तो मास कितना दिए हो भैया, 20 ग्राम किलोग्राम में बदलते हुए। कैलकुलेशन कहा ना कि हमसे अच्छा आपका है, आप बढ़िया से करना। v कितना आ गया 15, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20, तो ये आ जाएगा अपना एंगुलर मोमेंटम विद एसआई यूनिट जो भी है, तो दे रखा है, हमें इतना दिमाग क्यों लगाएंगे। तो आप ऐसे भी देख लो 6 का यूनिट पे आ रहा है न्यूमेरिकल, तो यही आएगा 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये रहा अपना बढ़िया सा क्वेश्चन। इसमें कोई भी डिजाइनिंग करेगा तो एमबीआर परपेंडिकुलर का सबसे ज्यादा यूज हुआ है, नीट हो चाहे जेई हो। बट यह है कि नीट में ऐसे लेवल पे क्वेश्चन नहीं है, जबकि कोई लेवल नहीं है, लेवल नॉर्मल है। जेई के लिए ये आते हैं भैया, ये देखो एकदम शानदार सा क्वेश्चन, छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत जगह आ चुका है। ये करा कि ठीक है, फोल्डेड हाइंड साइड द सेंटर ऑफ प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा है, बच्चा खड़ा है भैया, ये तैयारी कर रहा है जेई का, खड़ा है,
ठीक है, रोटेटिंग अबाउट सेंट्रल एक्सिस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज के है, तो करेक्ट, ठीक है। द चाइल्ड नाउ स्ट्रेचेस हिज आर्म्स सो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम डबल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो गया, क्यों? कहा कि भैया ये जेई की और नीट की तैयारी करते करते थक गया, पढ़ के बहुत ज्यादा देर पढ़ाती हूँ, ऐसे स्टेज किया है, स्टेज किया तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या हो गया है, ये एक्सिस है, तो ये दूर होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, या बढ़ जाएगा, कह भी रहा है कि डबल हो गया है। अब इसके दौरान क्या होता है, स्ट्रेचिंग के दौरान कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है सिस्टम पे, नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, इसलिए वी विल कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्या लगाएंगे कॉन्सेप्ट, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या होता है भैया, फॉर्मूला L square upon 2I, this is a shortcut, the L is constant, तो ये बताओ वो, ये दो कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो गया है, तो ये आधा हो जाएगा k/2। सिंपल है, बिल्कुल बेसिक है यार, कुछ नहीं करना है। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व करते हैं, किसी पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद, जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क इंटायर सिस्टम पे जीरो होता है, ठीक है। और जब हिंज होता है कोई बॉडी, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सोचना है, तो आप हिंज एक्सिस के अबाउट ही सोचना है, नहीं तो नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे क्या है, क्या आ गया ग्रेविटेशन में भाई, करे कि ठीक, एक पार्टिकल मूव कर रहा, सैटेलाइट है भाई, कांस्टेंट स्पीड है, सर्कुलर ऑर्बिट में है, तो इसका ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, ejected from the satellite that is this escape from the gravitational pull of the earth at the time of ejection, काइनेटिक एनर्जी कितनी, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो देखो, स्केप करने के लिए टोटल एनर्जी उसकी जीरो हो जानी चाहिए बस, तो ऐसा करते हैं, जब ये घूम रहा था तो इसकी उस समय की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि आप स्पीड दो चाहे ना दो, पोटेंशियल एनर्जी तो वही रहती है, वहां की रहेगी उस ऑर्बिट में, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो मैकेनिकल एनर्जी माइनस में होती है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, तो जो उस समय काइनेटिक एनर्जी होगी, जिस समय ये रोटेट कर रहा था, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही थी, तो हाफ mv स्क्वायर थी, तो उसी का हम डबल कर देंगे और माइनस में लगा देंगे, 2 टाइम्स हाफ mv स्क्वायर उस समय का है, ये पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या करेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को डबल जीरो करना है, तो जीरो करना है तो हम क्या करेंगे, इतना ही काइनेटिक एनर्जी दे दो, माइनस जितना ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, उतना ही हम काइनेटिक एनर्जी दे दें, अगर ये दे दें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में, तो टोटल जीरो हो जाए, यानी यही दिया है, यही आंसर है अपना, तो आंसर mv स्क्वायर। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, The next question पे आता है, imagine a light planet revolving around a very massive star in a circular orbit of radius r with a time period of gravitational attraction between the planet and the star is proportional to। जब भी कभी ऐसा दे कोई भी क्वेश्चन, पहले तो ऑप्शन देखो, टाइम पीरियड के टर्म में दिया है, तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट जल्दी निकालने के लिए, तो फोर्स ये है, इसके प्रोपोर्शनल है, बीच में कांस्टेंट लगा देंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्स क्या करेगी, यही सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, तो हम फोर्स को लिख देंगे कोई कांस्टेंट लगा दिया ऐसे ही, r की पावर -5/2, फोर्स क्या होगा, mv स्क्वायर बाई आर, mr ओमेगा स्क्वायर, ये लगा दोगे तो जल्दी निकलेगा, m r ओमेगा का जगह 2 बाई टाइम पीरियड, ये जनरल चीज है, आप कोई भी नेचर का फोर्स दिया हो हाइपोथेटिकल कंडीशन में, आप ये लगाओ, और देखो आंसर आ चुका है, एक लाइन का है यार, जेई का क्वेश्चन हो चाहे कहीं का भी हो, आप देखो ध्यान से, टी स्क्वायर इधर ले आओ, प्रोपोर्शनल टू, ये सब कांस्टेंट है, ये सब घेरा लगा दो, ये सब कांस्टेंट है भैया, तो यहाँ पे देखो आर एक दिख रहा है, और आर की पावर -5/2 नीचे जाके ऊपर चला जाएगा, तो ये 5/2 +1 7/2, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 7/2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। अब देखते, अब बढ़ता है भैया, आगे बढ़ो 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 भैया, आगे बढ़ो, जेई मेंस आने वाला है, बहुत जल्दी नजदीक आ चुका है, नहीं आएगा तो नीट में तो काम आ ही जाएगा भाई। अब देखिए, ये SHM का है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल है, 2004 का,
आपका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होगा ये ठीक है। ब्लॉक का मास m, ठीक है, प्लेस्ड ऑन ए p ब्लॉक है, ऑर्जेंटल फ्रिक्शनलेस प्लेन पे है, और सेकंड ब्लॉक है स्मॉल m मास का, ठीक है, उसके ऊपर रखा है, कनेक्टेड है स्प्रिंग से। द टू ब्लॉक आर पुल्ड बाय अ डिस्टेंस एम्पलीट्यूड, ठीक है, जो भी है। ब्लॉक क्यू ऑसिलेट विदाउट स्लिपिंग, एक दूसरे स्लिप नहीं कर रहे हैं। तो ये बताओ ओमेगा इनका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अंडर रूट के बाई एम। टोटल मास 2m हो जाएगा, आइडेंटिकल है। आ गया। अब कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स। देखो बेसिकली क्या हो रहा होगा, जब ये सिस्टम एक साथ ऑसिलेट करेगा ना, एक दूसरे पे फिसलना मना है, तो आप ऊपर वाले को तो छोड़ दो, नीचे वाले के जरा रहम करो। नीचे वाले को बेचारे को कौन ऑसिलेट करा रहा है भैया इधर उधर, ये सोचो जरा। यहां तो स्मूथ है, तो यहां तो फ्रिक्शन ही है बेचारे का, तो इसको मीन से आगे और मीन के इधर और उधर सिर्फ फ्रिक्शन ही ले जाएगा, तो फ्रिक्शन यानी डायरेक्शन भी बदलेगा, ठीक है। अब एसएचएम में क्या होता है कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन कहाँ होता है फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स एम्पलीट्यूड पोजीशन पे मैक्सिमम एक्सीलरेशन कंडीशन आती है, उसी समय फ्रिक्शन क्या लगेगा, बिल्कुल मैक्सिमम कंडीशन में लगेगा। तो वही मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब है एम ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा चिपका दो यहाँ पे, तो एम ओमेगा स्क्वायर के बाई 2m और ए, इसीलिए इसको बेहतर क्वेश्चन बोला जाता है। और कोई दिमाग लगाया न तो गलत हो जाएगा, समझ लेना। इसका मतलब नीचे वाला जो था ना वही डिसाइडिंग था मेन, क्योंकि प्रॉब्लम उसके साथ थी। आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हो कि वहां पे जो भी लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हो कि स्लाइड हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा तो आपको बहुत कुछ डिस्कस करना पड़ जाएगा उसमें। तो आते हैं हम लोग, अब प्यारा प्यारा अगला क्वेश्चन। अब अपना एक स्लॉट पूरा होने वाला है लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। ये जेई 2016 का मतलब 10 इयर्स बैक। पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए, इस स्पीड इज ट्रिपल्ड मतलब 3 गुना कर दिया। जब वो x2/2a/3 पे था एम्पलीट्यूड का, 2/3 पोजीशन पे इक्विलिब्रियम से, तो कह रहा है नया एम्पलीट्यूड कितना, तो कह रहा है ऐसा करो, पहले स्पीड क्या था अभी, ओमेगा फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब 2a/3, 2a/3 का स्क्वायर कर दे, थोड़ा कैलकुलेशन हम भी कर ले, ये आ जाएगा। अब क्या हुआ, इसी स्पीड को हमने क्या कर दिया, इसको आप कैलकुलेट कर लो, चाहो तो आप कैलकुलेट कर लो, इससे आ गया ओमेगा ए स्क्वायर का ए बाहर 1 - 4/9 √5, रूट में 9 मतलब 3। अब क्या है कि इसी स्पीड को 3 गुना कर दिया, तो सीधे ये वाला 3 को उधर ठोक दो, तो 3 टाइम्स आ जाएगा एक तरह से वही। तो वही स्पीड 3 है, मतलब 3 गुना कर देंगे, तो सीधा लिख देना ओमेगा ए √5, ये 3 गुना वाला स्पीड लिख दिया। तो ये बताओ स्पीड को 3b कर दिया, मतलब ये लिख दिया 3b की वैल्यू ओमेगा, ठीक है, अंडर रूट करा के नया एम्पलीट्यूड कितना, तो नया एम्पलीट्यूड में क्या करेंगे हम a डैश मान लिए, और पोजीशन तो वही है ना, तो ये 4a' स्क्वायर अपन 9, यहां पे आप ओमेगा उड़ा दो, पहले बात इसको स्क्वायर कर दो अंडर रूट हटाने के पर्पज से, तो ये आ जाएगा 5a स्क्वायर इज इक्वल टू a' स्क्वायर 9 में, यहां पे भी आ देखो 5a' स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। तो यहां से देखिए एम्पलीट्यूड निकालना है हमें, और एक टर्म में, तो यहाँ पे एक हमने गड़बड़ कर दिया है, कैलकुलेशन का मिस्टेक कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा ये पोजीशन कहाँ है, डैश लगा दिए भैया, तो ये पोजीशन क्या था 2a/3 था ना, तो ये 4a स्क्वायर बाई 9 था, ये गलती से ना हमने यूं चिपका दिया, मार दिया। क्यों? क्योंकि पोजीशन जो था ना, इस पे आ जाओ,
ये अगर पेन घुमा इधर का उधर, एम्पलीट्यूड बदला है, पोजीशन नहीं बदले हो, पोजीशन 2a/3 ही था। ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा तो दूसरा कुछ आ जाएगा उड़ पुड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ गया था ये, तो इसको स्क्वायर कर दिया, a डैश का स्क्वायर माइनस 4a² / 9, तो a डैश स्क्वायर को बक्स दो, देखना भैया बड़ा जल्दी डैश लग जा रहा है, नहीं लग रहा है, ये इसको जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 5a² + 4a² / 9, 45 4 49, a² / 9, तो a डैश कितना हुआ, यहां रख दो यार, दिख नहीं गया, a डैश इज इक्वल टू अंडर रूट कर दें तो a बाहर, a² का ये 7 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ठीक, ये रहा सही कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि गलती से भी अगर पेन आपका लग गया ना, गलती से भी लगा एग्जाम में, तो जैसे हम कर रहे थे वैसे ही कहानी हो जाएगी, और ये हमारे लिए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका बहुत कुछ बिगड़ सकता है। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है, केयर करना है, कैलकुलेशन बहुत शानदार रखना है, जो आप लिख दिए समझ लो एकदम वो गॉड की लकीर हो गई है। तो कितना आ जाएगा इसमें, 7a/3 इज और करेक्ट आंसर। तो ये बेटर क्वेश्चन रहा। और अब आते हैं, ये है water from a tap emerges from vertically downward with initial velocity 1 meter per second। एक वाटर टाइप है, पानी जैसे नल से गिरता है तो देखा होगा धार है ना, अगर ऐसे आता है तो धार नीचे पतली हो जाती है, और इसमें बोल दिया कि थ्रू आउट द प्रेशर एज्यूम कर लो कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ वाटर का, और यहाँ से निकला है 1 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ का एरिया है 10⁻⁴ स्क्वायर मीटर। द स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लो इज स्टेडी है, स्टेडी फ्लो तो होता ही हमारे कोर्स में यही है, और यह है हाइट है, नीचे डेप्थ है 0.15 मीटर बिलो टैप। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ का पूछा है A2 को, तो यहाँ की स्पीड हमें पता कर लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें भी आप लगा सकते हो डायरेक्टली, बेसिकली लगा है बर्नौलीज इक्वेशन, जब लगाओगे तो आप ऐसे ही पाओगे v², जैसे लगेगा कि आप अंडर ग्रेविटी वाला क्वेश्चन बना रहे हो, v² = u² + 2gh, ऐसा लगेगा, एहसास होगा, लेकिन ये बर्नौलीज लगा है, और बर्नौलीज है क्या, एनर्जी कंजर्वेशन का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, उसी पे बेस्ड होता है, तो 0.15 रखोगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 और 1 4 का 4 हो गया, और v2 आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। अब फ्रॉम बर्नौलीज के एक बाद आते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, होता है a1 b1 = a2 b2। आप देखो एक 1 था, वेलोसिटी डबल हो गई तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा हो जाएगा। आप ऐसे गेस कर सकते हो, लेकिन आईटी है भैया, ऑप्शन बड़ा बढ़िया बनाता है, तो इसका आधा हो जाएगा, मतलब 10⁻⁴ का आधा होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, इतना स्क्वायर मीटर, मतलब 0.5 आएगा, 10⁻⁻⁴ पे रहेगा, तो 10⁻⁻5 में ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आएगा करेक्ट, राइट। तो आप देखिए इसमें अगले आते हैं लास्ट, इसमें हम लोग उसके बाद ब्रेक करके फिर से अगले वीडियो में हम वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बचेगा। लार्ज ओपन टैंक हैज 2 होल्स इन वॉल, वन इज स्क्वायर, एल साइड का है और डेप्थ y पे है टॉप से, और एक सर्कुलर होल है नीचे r रेडियस का 4y डेप्थ पे है। तो आप देखो ऐसे बात कर लो, इसमें यहाँ पे ऐसे ये सर्कुलर होल है और ये स्क्वायर होल है, लेकिन ये कह रहा है कि दोनों से सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है, जो यहाँ से निकलेगा इसकी फ्लक्स की वेलोसिटी अलग होगी, ये होगी √2g, y डेप्थ पे है, ये 4y पे है, तो यहाँ की वेलोसिटी होगी √2g4y। अब देखिए सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर निकलने का मतलब क्या हुआ पर सेकेंड, बेसिकली वॉल्यूम का फ्लो रेट है, ये बेसिकली वही है a1 b1 a2 b2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी ऑफ फ्लो का
प्रोडक्ट को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो बेसिकली वही है। तो यहाँ एरिया क्या हो गया भाई, यहाँ वाला पोर्शन पे एरिया कितना, एल स्क्वायर है, और ये √2GY देखना कितना है, जेई का यही तो खासियत है यार, पाई आर स्क्वायर यहाँ का, और आपको रेडियस पूछा होगा आई थिंक √4, ये 2G × 4Y। आप देखो 2GY √, वाला कट गया पूरा का पूरा पोर्शन, तो आर निकालना है इसमें हमें, तो एल √, में लेंगे तो एल स्क्वायर का एल आ जाएगा, और यहाँ देखिए क्या बचा है, 4 का √2, 2 तक पूरा 2 नीचे जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो एल अपॉन √2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट ब्रेक के बाद, कुछ ब्रेक कर ले लिया जाए, और शॉर्ट में पढ़ना है बच्चों, याद रखना जेई मेंस बिल्कुल सर पे आ चुका है अब, तो ऐसा करते हैं कि ब्रीफ हो जाता है, मतलब कि बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन करते हैं, और आपको इतना टाइम नहीं देना है कि 10-10 घंटे 5-5 घंटे देखो वीडियो को, तो इसीलिए हमने ब्रीफ को लिया है कि अपना काम हो जाए, एक बेस्ट ऑफ क्वेश्चंस बन जाए उसमें से जेई मेंस के सारे क्वेश्चंस। तो फिर मिलते हैं अगले वाले शॉर्ट में, वन शॉर्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर कमेंट्स, सारा चीजें, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।